नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का किताबों से साहित्य से जुड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में आज की किताब, जिसका मैं नेता नगरी में पहले भी जिक्र कर चुका हूं, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। इसे पेंगुइन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। 499 रुपए हार्ड बाउंड की कीमत है। लिखा है कि ई बुक भी अवेलेबल है, सस्ती ही होगी ऐसी उम्मीद है, ताकि और भी लोग पढ़ सकें, खासतौर पर विद्यार्थी। इसे बद्री नारायण ने लिखा है। बद्री नारायण एक सोशल हिस्टोरियन है। ये मैं ब्लर्ब से देख के बता रहा हूं, बाकी फिर मैं अपना परिचय भी दूंगा। बद्री नारायण सोशल हिस्टोरियन और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और फिलहाल गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के डायरेक्टर हैं, और इसके पहले यहीं पर अध्यापक रहे, फिर जेएनयू में अध्यापक रहे। बद्री नारायण का एक परिचय और भी है। जिन लोगों ने नेता नगरी देखा है वो वाकिफ होंगे कि बद्री नारायण कवि हैं, और इनकी एक प्रेम पत्र कविता तो बहुत मशहूर है ही, लेकिन कई दफा क्या होता है कि लोग एक ही कविता तक खुद को महदूद कर लेते हैं। तो बद्री नारायण जी की कुछ और कविताएं हैं जो उसके बाद हमने लल्लन टॉप पर प्रकाशित की हैं, आप उनको भी देखें, और एक अपने राम ने पढ़ी भी है। आज हम रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व पर बात करेंगे विस्तार से बद्री नारायण जी से। बद्री नारायण जी, आपका किताब वाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपके प्रोग्राम में आज तक और आपसे डिस्कशन करने का जो सुख मिलेगा शेयर करके पाठकों से। भाई साहब, अपन लोग बहुत सारी चीजों पे हचक के बात करेंगे तसल्ली से, है ना? बिल्कुल कि बिल्कुल। आरएसएस को पढ़ने में किस तरह की गलतियां हो रही हैं या किस तरह के प्री कंसीव नोशन हैं। आरएसएस अपनी तरफ से किस तरह की चीजें कर रहा है कि आप जो अवेलेबल एकेडमिक टूल हैं उससे कई दफा समझ नहीं पाते। कई दफा जो संघ है, आरएसएस है, वो खुद ही चीजों को थोड़ा कुहासे में रखता है और बाद में कहते हैं कि साहब ये तो एवोल्यूशन का प्रोसेस था। आरएसएस और संघ के संबंध और इन संबंधों के बारे में ये संगठन क्या कहते हैं और असल में चीजें क्या हैं, और इन सब के बीच में जो आरएसएस की अवधारणा है, अलग अलग जाति समूहों को, धार्मिक समूहों को जोड़ने की कोशिश है, उसके तौर तरीके हैं। और इस क्रम में जो एक अपरिहार्य सी चीज है कि जो दूसरे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप हैं उनसे टकराव है। जब आप दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा करते हैं, जिस पर खास फोकस है इस किताब में, तो आपको बसपा से compete करना पड़ेगा। तो एक तरफ अम्बेडकरवादी चेतना है, आप कैसे उसको कोऑप्ट करेंगे, और दूसरा जो उसको रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ कैसे compete करेंगे। तो कोऑप्ट एंड compete, ये एक प्रोसेस चल रहा है। यही प्रोसेस जो ओबीसी तबका है उसके साथ चल रहा है। कई जो संख्या में छोटी जाति समूह हैं जिनके बारे में आपने विस्तार से लिखा है, उनको उनकी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ कैसे कोऑप्ट किया जा रहा है। बीजेपी की जो विनिंग मशीन है उसमें आरएसएस किस तरह से काम करती है, जो ब्लू ब्रिगेड का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। इन सब के बारे में बात करेंगे, और ये जो पैंडेमिक के बाद किस तरीके से चीजें बदल रही हैं उस पर भी बात करेंगे बद्री नारायण जी से। सबसे पहले जो पहली बात आपने पहले ही चैप्टर में लिखी और बड़े साहस के साथ लिखी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि उस चीज को लिखने के बाद आप पर ये इल्जाम खूब लगे होंगे, खास तौर पर आपके वामपंथी मित्रों के द्वारा, कि बद्री नारायण सत्ता का रुख बदलता देख बदल गए हैं। पहला चैप्टर है री इन्वेंटिंग द आरएसएस। इसमें एक अच्छी चीज तो ये है, थोड़ा विषयांतर, की चूंकि बद्री नारायण जी कवि हैं, और एक कवि, ये थोड़ी सी सूक्त परक बात हो सकती है, सबसे पहले भी एक कवि होता है और आखिरी में सब कुछ लिखने के बाद भी एक कवि ही होता है। और इसलिए इस पॉलिटिकल साइंस की किताब का हर अध्याय एक कविता के अंश से, कवि बर्तोल्ट ब्रेख्त के किसी कथन से, कवि निराला से शुरू होता है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। चैप्टर का नाम री इन्वेंटिंग द आरएसएस, परसेप्शन एंड रियलिटी। और इसकी शुरुआत में ही बद्री नारायण जी आप अपना व्यक्तिगत परिचय देते हैं कि आप संघ की शाखाओं में जाते थे, फिर आप वामपंथी रुझान वाले संगठनों के संपर्क में आए, फिर धीमे धीमे आपका संघ से जुड़ाव खत्म हो गया, और उसके दशकों बाद आपसे एक विद्वान ने कहा कि क्या बेहतर होता कि जो तुम संघ के भीतर रहकर एक आलोचनात्मक दृष्टि से संघ के बारे में लिखते। प्लीज टेल अस अबाउट इट, कि कैसे ख्याल आया इस किताब को शक्ल देने का। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद
हमेशा आपने इतनी गर्मी के साथ हमसे जुड़ के बातें करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स पर डिस्कशन हो, चाहे लिटरेचर पर हो, मुझे अच्छा लगता है। आपका ये जो सवाल है ये सचमुच जरूरी है इस किताब को खोलने के लिए। मैं जैसा मैंने लिखा भी है कि मैं जब संघ पर 2000 मैं जब दलित कम्युनिटी पे काम करता हूँ पिछले 30 सालों से, और जब दलित कम्युनिटी के फील्ड वर्क करते हैं, हम लोग गाँव में जाते हैं, उनकी बस्तियों में काम करते हैं, देखते हैं उनके यहाँ कैसे सामाजिक क्रियाएं चल रही हैं, उनका पॉलिटिकल पॉलिटिसाइजेशन कैसे हो रहा है, ये सारा हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी अध्ययन में 2000 के आसपास मैं एक अध्ययन कर रहा था दलित समाज पर, जिसपे मैंने देखा कि किस तरह से संघ के लोग उनकी बस्तियों में उनके साथ काम कर रहे हैं। और उसी समय जो सुहलदेव, ये जो पूरा जो अभी जो सुहलदेव का पूरे के इतने आयोजन और सब होने लगे, सुहलदेव की जो एक पूरी नायकत्व की जो प्रक्रिया चल रही बहराइच के आसपास, उसमें संघ किस तरह से शामिल था उस पूरे अभियान में। ऐसे 2000 में ही मैं इसको डॉक्यूमेंट कर रहा था और मैंने वो किताब लिखी फैसिनेटिंग हिंदुत्व करके, जिस किताब में से पहली बार यह साबित ये इस वर्ष में आया कि हिंदुत्व और दलित समूहों के बीच किस तरह से एक इंटरेक्शन या हिंदू चेतना का जो एक प्रसार है, या ये कहें कि उसके साथ दलित समूह कैसे जुड़ रहे हैं, उनके भीतर जो अर्ज है वो अर्ज कैसे बन रही है और संघ कैसे उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, ये मैंने उस समय डॉक्यूमेंट किया। ये हमारा सोशल टेक्स्ट था आप मान। लेकिन उस सोशल टेक्स्ट के कहने की जो हमारी प्रक्रिया, जो भाषा थी, वो भाषा और जो जो पर्सपेक्टिव था, वो वामपंथी फ्रेम से जो मुझे मिला था, जिसको वामपंथी एंगल कहते हैं। क्या है वामपंथी एंगल? कई दर्शकों की यही उत्सुकता पैदा हो जाएगी जानने में। हाँ, वामपंथी एंगल ये है कि जैसे कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारा वामपंथी एंगल क्या था, पहले मैं ये बताऊं। जब मैं वामपंथी विचारों से प्रभावित हुआ, तो उस समय छोटे छोटे बुकलेट्स लिखते थे बहुत सारे लोग संघ के बारे में। संघ ये है, संघ आरएसएस कैसे काम करता है, आरएसएस। तो वो एक तरह से वो क्लासिकल कोई रिसर्च आर्ट बुक्स नहीं होते थे, लेकिन वो बुकलेट्स होते थे। उन्हीं बुकलेट को पढ़ के हम लोगों के दिमाग में, जैसे मान लीजिए जो पूरा सांप्रदायिकता का मामला है, सांप्रदायिक या एक कोई अवधारणा है कि भाई ब्राह्मणवादी चेतना का संगठन है, ये एक इस तरह का जो ये कहते हैं जो स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं संघ को लेकर के देखने, और वो स्टीरियोटाइप्स उन बुकलेट से निकले थे, देशराज गोयल की किताब से निकली थी। बाद में कुछ और भी मार्क्सवादी लोगों ने लिखे हैं, उसको आगे बढ़ाए हैं उस डिबेट को, लेकिन वो डिबेट बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। वो भाषा एक उसी भाषा से हमने उस सोशल रियलिटी को भी देखना शुरू किया, जिसमें दलित और हिंदुत्व के बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा था। बात ये मुझे लगा कि ये इस फ्रेम से देखने से हम इस पूरे सोशल सामाजिक कथा को ठीक से कह नहीं पा रहे हैं। सोशल नैरेटिव जिसके बहुत सारी एंगल्स हैं और बहुत सारी एंगुलरिटीज हैं, उसके जो नुआंस हैं वो ठीक से इस फ्रेम में आ नहीं रहा है, और फिर हम एक सिंप्लीफिकेशन के शिकार हो रहे हैं। हर जगह हम वही चीज लिखते हैं, तो ये ऐसा है इसलिए कि सैफ्रनाइजेशन, इसलिए ऐसा है इसलिए कि सब। तो उससे मुझे 2000 के आसपास का ये अध्ययन था। फिर मैं लगातार चूंकि उन्हीं बस्तियों में और मेरे याद में काम करता रहता हूँ, मैंने देखा कि चीजें और डायनेमिकली चेंज हो रही हैं और संघ लगातार उनके साथ अपने को जोड़ता जा रहा है या वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। उसका परिणाम आपको 2014 के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संघ ने उनको उनके मंतव्य को बदल दिया इन द फेवर ऑफ बीजेपी, लेकिन संघ के कामों से एक ऐसा माहौल बनता है जिस माहौल का अगर कोई हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाला संगठन वहां पहुंचता है तो उसको फायदा मिलता है। तो उसका फायदा बीजेपी को 2014 के बाद के भी चुनाव में आपने देखा होगा कि दलितों का एक प्रतिशत उनकी तरफ झुका और वोट। तो इसको कहने के लिए हमें एक नई भाषा, एक नई तरह का एंगल, नए तरह का फ्रेम चाहिए था। वो उस फ्रेम को अभी मैं पूरी तरह पाया हूं कि नहीं कह नहीं सकता, लेकिन उस फ्रेम पिछला फ्रेम जो एक तरह से मेरे लिए कभी सुविधा था, प्रिविलेज था, वो एक तरह से ऑप्रेसिव हो जाता है। एक ही चीज जो आपके लिए सुविधा होती है वो आपके लिए ऑप्रेसिव भी हो जाती है। तो उससे मैंने थोड़ी अपनी को निजात अपनी ली
और एक अपने को फ्रेश होकर फ्रेश ढंग से इस सोशल रियलिटी को कहने की कोशिश की। ये सोशल रियलिटी सौरभ जी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता नहीं मैं कितना कह पाया हूँ और कितना और ज्यादा है जो कहना है, और उसके लिए भी शायद एक नई पर्सपेक्टिव इवॉल्व किए जाने के लिए। थैंक यू फॉर सेइंग दैट बद्रीनारायण जी। मैं जब मेरी अपने जो वामपंथी रुझान वाले मित्र हैं उनसे चर्चा होती है और जब दक्षिणपंथी रुझान वाले मित्रों से चर्चा होती है तो मुझे ये एक फाक दिखती है दोनों तरफ से कि वामपंथी रुझान वाले जो मित्र हैं कि साहब सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार किया है ना, सांप्रदायिक मुद्दों को आगे करके और हिंदुओं को मोबिलाइज करके ये आगे बढ़ गए, है ना। ये मुझे लगता है कि बहुत ही सरलीकरण है और उस कॉम्प्लेक्स वेब को समझने की कोशिश नहीं। मैं पिछले दिनों दौरे पर था लखनऊ कानपुर उरई के। कानपुर में मेरी मुलाकात कानपुर के कलेक्टर से हुई। आईएएस अधिकारी हैं आलोक तिवारी, वेरी वेल रेड फेलो। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि देखिए ये हिंदू इकोसिस्टम की ये खासियत है, राइट विंग ने क्या एक पॉसिबिलिटी कर दी। बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, उसके बारे में भी बात हो सकती है। एक जो पॉजिटिव चीज उन्होंने ये की कि उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन करके जो कथित पिछड़ी और कथित दलित जातियां हैं, है ना, उनको कोऑप्ट कर लिया। तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि उनको रिप्रेजेंटेशन लगातार मिल रहा है अलग अलग अफर्मेटिव मेजर्स के जरिए। और ये एक हिंदू इकोसिस्टम की खासियत है कि उनमें से कोई इतने बड़े पैमाने पर एलिनेट नहीं हुआ कि जो इस इकोसिस्टम से बाहर जाने की सोचे या एक कास्ट के लेवल पर आपस में हिंसक संघर्ष शुरू हो। एवरीबडी इज ट्राइंग टू असर्ट देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि ये एक राइट विंग की खासियत रही कि उन्होंने सबको कोऑप्ट करी और लगातार देखा कि न्यूमेरिकली या डेमोक्रेटिकली या पॉलिटिकली जिनका असर्शन हो रहा है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े। और इस यही चीज जो आपने किताब में लिखी और आपसे पूछूंगा अभी, इसकी तस्दीक बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने भी एक अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जब हम आए थे तो हमें लगा कि जब लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि भाजपा मूलतः सवर्णों की पार्टी है तो उसमें ज्यादा कुछ गलत नहीं था। बोले हमने पदाधिकारियों की सूची निकाली, सब चीज देखी और उसके बाद से 2013 ऑनवर्ड्स बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग एक उनका इनिशियल नारा था गोविंदाचार्य के जमाने में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया, इसकी वानगी है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि चूंकि लोग क्या होता है बद्रीनाथ जी, शुरू के 10 मिनट में ये मन बनाते हैं कि अगले 1 घंटे देखना है कि नहीं। तो जैसे फिल्म में करते हैं ना कि कुछ रोचक सीन शुरू में भी डालें। आप मुझे आरएसएस की उस प्रक्रिया के बारे में बताइए जो नरेंद्र मोदी के चुनाव से जुड़ी हुई थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़े। इसके लिए दिल्ली में एक मीटिंग होती है जिसमें जेटली, सुषमा स्वराज इत्यादि होते हैं। फिर मुरली मनोहर जोशी इत्यादि को तलब किया जाता है, उसके बारे में बताएं और उसके जरिए संघ किस तरह से अपनी मंशा या कुछ दफा अपने निर्देश भाजपा तक पहुंचाता है। सौरभ जी, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं कि ऊपर के लेवल पे कैसे चीजें चल रही थी उस समय। कई जगह मुझे इसका सवाल पूछा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं उसके लिए योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। उसके लिए योग्य व्यक्ति जर्नलिस्ट है जिसको पता होता था उस समय क्या क्या चल रहा था पावर के गलियारे में। लेकिन जो ग्रासरूट लेवल पे हो रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेचर की घोषणा होती है और चुनाव प्रचार का अभियान शुरू होता है और ये मीडिया में शुरू होता है, प्रशांत किशोर कथा और चाय पे चर्चा और ये सब, लोगों को लगता है कि एक जो नरेंद्र मोदी का जो इमेज का निर्माण हो रहा है उसमें इसी तरह के फोर्सेस की भूमिका है, प्रशांत किशोर या चाय पे चर्चा, यही सारे यानी डिस्कोर्स जो है उस लेवल पे चल रही थी। लेकिन मैंने देखा कि एक और लेवल है जहां पर डिस्कोर्स चल रही है और वहां से मोदी जी के इमेज को रिबिल्ड करने में बड़ी पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही है और वो संघ के लोकल कार्डर्स जो काम कर रहे हैं। अच्छा, वो लोकल कार्डर्स कोई बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से काम नहीं करते हैं, वो अपने आप में ऑर्गेनाइज होते हैं क्योंकि उनकी व्यक्तित्व जो होती है बहुत ऑर्गेनाइज होती है, वेल ट्रेंड होते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो वो बहुत कुछ भी करते हैं, बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं। लेकिन वो कोई ऑर्गेनाइज ढंग से संघ का कोई डिसीजन नहीं था कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको ऐसे करना है। वो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके स्वतः स्फूर्त ढंग से भी काम कर रहे थे। तो 2 तरह के काम मैंने देखा जो महत्वपूर्ण थे। एक तो था जो लोकल वॉर रूम से,
वॉर रूम कहते हैं इलेक्शन में, लोकल वॉर रूम्स। लोकल वॉर रूम्स प्रायः संघ के काडर्स ही संचालित कर रहे थे, और वो एक एक पूरी स्ट्रेटेजी उस एरिया में, कास्ट कॉन्फ़िगरेशन का जो सोशल कॉम्पोजिशन, उस आधार पर बूथ की कमेटी कैसे बने, वो सारा फीडबैक वो वहाँ के जो लोकल जो बीजेपी के लीडर्स थे उनके साथ शेयर करके उसको वो इवॉल्व कर रहे थे, जो कि एक बड़ा काम था। कहते हैं ना, जो करना करने वाला बीजेपी है, लेकिन जो फीडबैक है वो ये जो एजेंसी है, ये जो लोग हैं वो इकट्ठा करते हैं। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी के भाषण होते, वो भाषण आपने देखा होगा, बहुत ही यानी लोगों से जोड़ने और जोड़ने वाले कंटेंट वाले होते हैं। वो ऐसे ही तो बन नहीं जाते होंगे, उसके बनने की प्रक्रिया होती है, भाषणों के भी बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें टीम काम करती है। तो मैंने देखा कि कई जगह वो स्थानीय काडर्स हैं, जो संघ से कभी जुड़े रहे होंगे या संघ से जुड़े हैं, या वो अभी उस तरह से एक्टिव नहीं है लेकिन संघ के विचारों से प्रभावित हैं, इस तरह के लोगों की टीम काम कर रही थी। और वो लोगों से इलेक्शन के बाद भाषण के बाद पूछती थी कि मोदी जी ने जो ये कहा, इसका क्या आपका रिएक्शन है। ये हर बहराइच पूरी वगैरह की रैली में आप लोग हाँ, सैंपल कलेक्ट कर रहे बहराइच की थे तभी रैली आया का, था ये। हर रैली का एक जाब्ता भाषण के बाद उसका जो इम्पैक्ट क्या पब्लिक पर पड़ा, पब्लिक ने कैसे रिसीव किया, वो टीम इकट्ठी करती थी। और इकट्ठी करती थी तो वो कहीं उसको ले जाती थी, और वहां से फिर वो फीडबैक का काम करता था। फीडबैक एजेंसी, फीडबैक जनता के मनोभावों को समझना और उससे आगे के नेतृत्व को समझाना, वॉर रूम से पूरी स्ट्रेटेजी के निर्माण में बड़ी भूमिका, क्योंकि इलेक्शन दिल्ली में नहीं बनता है, इलेक्शन स्थानीय स्तरों पर बनता है, और स्थानीय स्तरों पर इलेक्शन को बनाने वाले ये लोग। और ये उसी तरह से नरेंद्र मोदी के का जो इमेज है, वो जनता के बीच उनके भाषणों का जो करिश्मा पैदा हुआ, आपने देखा हुआ 14 के बाद ही पैदा हुआ, 14 के इलेक्शन से ही बना, उसमें इन तत्वों की, कई लोगों की बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से वो चीज, तो मेरा मानना है, मेरा जो जो डिबेट है पॉलिटिकल साइंटिस्ट से, कुछ लोगों का मानना है कि जो जो संघ की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का। वो मानते हैं कि सिर्फ जैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो नेताओं के बल पे चलती है। मेरा मानना है कि नहीं, संघ एक बड़ी शक्ति है जिसने इस नेतृत्व को के इमेज के निर्माण में बड़ी भूमिका अदा की। एक बार उस मीटिंग का भी जिक्र कर देते, आपने किताब में तो किया ही है, कौन सा? जो भाजपा के नेताओं के साथ संघ की मीटिंग होती है। क्योंकि जो आपने फीडबैक और सब चीजों की बात कही, तो एक वही, क्योंकि आपने कहा आप भी ये मानते हैं कि संघ की भी भूमिका रही है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो जो प्रांत प्रचारकों का फीडबैक आता है हाँ, उसके बाद, जो बिल्कुल वो फीडबैक्स से ही फिर ये जो फीडबैक्स हैं, ये प्रांत प्रचारकों के बीच जाता है, उनके जो काशी प्रांत या जो भी प्रांत हैं उनके अपने लोगों के बीच जाता है, और वहां से फिर वो आगे बढ़ता है। अभी देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है कि माना जाता है कि संघ जो है, एक ऊपर से कोई चीज आती है और नीचे तक संघ फैलती है, लेकिन हमने देखा कि ये टू वे प्रोसेस है। ये जो अभी इनके जो प्रांत प्रचारकों की मीटिंग, तो उनके पास पूरा फीडबैक होता है अपने अपने रीजन का, अपने अपने क्षेत्रों का, और वो फीडबैक फिर वो अपने आगे को देते हैं, और उससे फिर उनके डिसीजंस होते हैं। तो डिसीजन ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई ले लिया और नीचे तक फैल गया, नीचे से भी वो एक नीचे से भी चलती है और ऊपर को प्रभावित करती है। तो इट्स नॉट टॉप डाउन अप्रोच ओनली, बॉटम टू टॉप ऑल्सो। बॉटम टू ये संघ का जो अपना कार्य करने का ढंग है, उसमें अभी तक ये माना जाता था कि ऊपर जो बोल देते हैं, जो हमारे उनके हेड हैं, यानी जो संचालक है, और वो नीचे तक फैल जाता है और सबको उसको मानना होता है। ऐसा नहीं है, नीचे से भी वो फीडबैक जनरेट होती है, और जो ऊपर बोलते हैं, वो एक तरह से नीचे का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एक समझदारी का फर्क। एक अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बद्रीनारायण जी, तो ये चीज बीजेपी को थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस में हेल्प नहीं करती है कि एक आपके पैरेलल एक संगठन है जो सीधे पार्टिसिपेंट नहीं है पावर शेयरिंग में। आपने किताब में आगे लिखा भी है कि नरेंद्र मोदी की ये चिंता है कि लगातार पावर मिल रही है तो काडर को किसमें एंगेज करके रखा जाए, क्योंकि विपक्ष में हो तब तो प्रोटेस्ट करोगे, सत्ता पक्ष में हो तो क्या करोगे, थाने और कचहरी और दफ्तरों में जाके काम करवाने की जुगत में लग जाओगे, और फिर वो अगले लेवल पे। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे आपने जिक्र किया कि आरएसएस की लीडरशिप ने किस तरह से अडवाणी को बुलाया, मुरली मनोहर जोशी को बुलाया, या हमने बहुत बाद में भी चीजें देखी हैं कि बिल्कुल अभी की बात करें तो किस तरह से दत्तात्रेय होसबले स्टेप इन करते हैं यूपी के पॉलिटिकल क्राइसिस में।
इसको लेके एकेडमिशियंस के बीच किस तरह का कंफ्यूजन होता है और आरएसएस खुद कभी क्यों क्लैरिटी नहीं देता? क्या आपको समझ में आया अध्ययन के दौरान? देखिए मिशन का एक वर्ग तो मैं जैसे कहता हूँ कि संघ बहुत लेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम रिसर्च हुआ है संघ पर। बहुत कम जो हुआ है उसमें स्टीरियोटाइप्स बहुत डोमिनेट, उसमें तो जो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ना एंडरसन और पूर्वाग्रह, दामले वाला जो वर्क है वो काफी ठीक लगता है, मतलब हाँ वो काफी अच्छा काम है। और भी जैसे सुनील अम्बेडकर का खुद का जो काम है आरएसएस के तरफ से जो अभी, हाँ, 2 बरस पहले किताब आई सुनील पहले किताब आई है, उसमें काफी जो संघ के भीतर का एक वॉइस है वो आपको दिखाई पड़ेगा और भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो मेरी बहुत सारे एकेडमिशियंस उसको उस तरह से समझ नहीं पाते क्योंकि उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हॉबी होता है। ये जो आपने कहा कि कैसे पॉलिटिक्स में जैसे ये संघ कैसे इकोसिस्टम, संघ का जो मोरल इकोसिस्टम है हम्म वो भी बीजेपी को, अब मैं किसी ने मुझसे कहा कि भाई बीजेपी कल बीजेपी पावर की पार्टी है, पावर का करप्शन, पावर का जो असर है वो उसको प्रभावित करेगा। मेरा कहना है कि संघ एक इकोसिस्टम के रूप में बीजेपी की पॉलिटिक्स को भी एक मोरल फ्रेम देती है और उस मोरल फ्रेम देती है, पॉलिटिकल फ्रेम भी देती है। जब कहते हैं ना जो इशूज के फ्रेम भी देती है, बहुत सारी इशूज बीजेपी को जो मिलते हैं उसमें बीजेपी संघ की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन मोरल फ्रेम भी देती है। और उसके कारण वो जो आपने कहा ना कि बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं जिसमें इनके लोग, बीजेपी में एक संगठन मंत्री होते हैं जो संघ से आए होते हैं, संघ के लोग जो प्रचारक होते हैं बहुत सारे वो आ जाते हैं बीजेपी में एक समय के बाद, उनका एक तरह से कई ले लिए जाते हैं, जैसे उनका अगर जैसे अभी राम माधव अभी लेकिन अब फिर आरएसएस में लौट आए, तो आना जाना ही जारी रहता है। तो कार्डर्स के जो कार्डर्स हैं, जो संघ के कार्डर्स, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेम, मेकिंग फ्रेम, और उसका जो एक तरह से एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाने में, एक जो हिंदुत्व इकोसिस्टम कहें आप जिसको, हिंदुत्व मूल इकोसिस्टम उसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। जैसे आपने वो जो बात अभी जो उनकी कही ना, जो कलेक्टर साहब कानपुर वाले, जी, जो आलोक आप, तिवारी। हाँ हाँ, वो बहुत रेलिवेंट बात है इस सेंस में, क्योंकि वो सचमुच एक एक वे है ना, एक तरह है काम करने का, वो एक तरह से काम करता है और उस तरह की अपनी खूबियां और अपनी खामियां हो सकती हैं। इन्हीं खूबियों में कि भाई ऑल इंक्लूसिव नो, आप जोड़ते जाते हैं, धीरे धीरे सबको शामिल करते जाते हैं। यानी बीजेपी आप देखिए किस तरह से जो पूरा जो इंक्लूजन कर रही है, कम्युनिटीज को जोड़ती जा रही है, ये किसी एक आदमी से तो संभव नहीं हुआ होगा ना, ये जब तक पूरा एक फीडबैक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, उसमें सिर्फ बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स का ही रोल नहीं रहा होगा, उसमें संघ के लोगों की भी भूमिका रही होगी इस दिशा में बीजेपी को मूव करने में का रास्ता तैयार करने। इस इंक्लूसिवनेस का जब हम पैटर्न देखते हैं और कोशिश देखते हैं, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव भी है। आप क्लियरली लिखते भी हैं कि आरएसएस वांट्स इट्स कल्चरल हेजेमनी, एक एक सांस्कृतिक प्रभुत्ववाद रहे, है ना, चीजें उनके हिसाब से चलें। तो इसलिए संघ वाले लोग कहते भी हैं कि भाई हमारे नजर में तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो संघ में आ चुके हैं और दूसरे जिनको संघ में आना है। तो ऑन द फेस ऑफ इट वो ये बात कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी जर्नी को देखते हैं बद्रीनारायण जी, तो जो पहला बड़ा रोड ब्लॉक या पहला बड़ा हर्डल, पहली बड़ी चुनौती आती है इस राजनीतिक विचार के सामने, ये अब की नहीं है। मुझे लगता है कि ये वो चुनौती है जिसको गांधी जी ने भी फेस किया। गांधी जी को आज की तारीख में, आज के सेंस में हम दक्षिणपंथी या वामपंथी नहीं कह सकते हैं ना, वो काफी सेंट्रिस्ट अप्रोच थी। रघुपति राघव राजा राम भी गाते थे और नोआखली में दंगे रोकने के लिए चले भी जाते थे, और उसी चक्कर में एक धर्मांध व्यक्ति ने, धर्मांध कह लीजिए या अंध तर्कों का शिकार कह लीजिए, अपराधी कहिए, कुछ भी कहिए, नाथूराम गोडसे ने गोली भी मार दी। लेकिन तब से ही ये दक्षिण पंथ की यात्रा में ये चीज रही कि आप जो अम्बेडकराइट चेतना से लैस लोग हैं, जिनको परंपरागत हिंदू सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा, दलित समाज के जो लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ना पार में था, उनका रिप्रेजेंटेशन ना कल्चर में था, उनका रिप्रेजेंटेशन ना सोसाइटी के किसी और आयाम में था, ना धर्म में दिख रहा था। तो उनके साथ कैसे एंगेजमेंट हो,
और ये देखिए एक दिलचस्प चीज है, और आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि आपका लंबा काम दलित आंदोलनों पर, बसपा पर, है ना, और दलित मुक्ति की चाह पे, जो जो वीरांगनाओं का पोर्ट्रेयल उन सब पे रहा है। और अब आप ही के मार्फत ये किताब भी आ रही है, हिंदुत्व का जो दलितों का अलग अलग पॉलिटिकल चिंतन है, चाहे अम्बेडकराइट धारा हो या फिर जो न्यूमेरिकली उतनी स्ट्रांग जातियां नहीं हैं, जैसे आपने बुंदेलखंड की कबूतरा जाति का जिक्र किया, उनके जो स्थानीय देवता हैं कि अगरा माता हैं, टोकी देवी हैं, बिल्कुल ये स्थानीय देवता हैं, उनको कैसे कोऑप्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, रिवर किया जाए, इज्जत दी जाए और उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और फिर इसका एक और विस्तार होता है जब ये इकोसिस्टम आदिवासियों के साथ इंगेज करता है और उनके लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करता है या दलितों के लिए वंचित शब्द का इस्तेमाल करता है। ये जो चीज थी इसको कैसे निगेट किया और आपने इसको कैसे स्टडी किया कि आरएसएस दलित समाज तक कैसे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बसपा भी तभी शुरू होती है 84 में, 83 में ये सामाजिक समरसता मंच बनाते हैं, 14 अप्रैल 83 को बिल्कुल। संघ वाले जी। हाँ, सौरभ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और यही पर ये कुंजी है, आपने पकड़ ली कि कुंजी क्या है इस पूरे उसकी। कुंजी वही है कि बीएसपी और राम जन्मभूमि का आंदोलन साथ साथ शुरू हुआ। अगर आप देखें बीएसपी का मूवमेंट और राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ है, और संघ का समरसता अभियान भी उसके आसपास शुरू हुआ है। और जो ज्यादातर नायक जो आज बीजेपी जिसके साथ काम, संघ जिसके साथ काम कर रहा है और बीजेपी के साथ काम कर रहा है, उसमें कई कांशीराम ने खुद इन्वेंट किया, कांशीराम के इन्वेंट किए हुए नायक यानी दलितों के। और वो नायक चूंकि बीएसपी के पास धीरे धीरे बीएसपी और कैपेसिटी लूज करती गई वो अपने नायकों को अपने साथ बचा के रखने की, तो वो नायक धीरे धीरे संघ के डिस्कोर्स का, बीजेपी के डिस्कोर्स का हिस्सा होते हैं। तो मेरा कहना है कि जो कल्चरल कैपिटल है जो बहुजन मूवमेंट ने खड़ा किया था, अब वो लूज करती जा रही है वो कल्चरल कैपिटल। और वो कल्चरल कैपिटल की जो जो सार चेतना है उसका हिस्सा होती जा रही है, हिंदुत्व के विमर्श का हिस्सा होती है। वो चाहे संघ खुद करे या संघ से प्रभावित संगठन करे या संघ से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस करे, लेकिन वो उनसे जुड़ती जा रही है। एक तो ये, दूसरा क्या है कि संघ जो है या ये हिंदुत्व का, अगर आप कहें हिंदुत्व की जो इकोसिस्टम है और संघ जिसको भी लीड करता है या निर्मित करता है, उसकी दो बड़ी खूबियां हैं। एक बड़ी खूबी ये है कि वो सबको जोड़ने के लिए सबको जोड़ना चाहता है ना। उसका कोई वर्सेस, इसको हम लोग कहते हैं ना वर्सेस, उसका कोई वर्सेस नहीं है। वो सबको अपना बना लेना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना, इसको मानना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जो हमारे लेफ्ट सेंट्रिक डिस्कोर्स की प्रॉब्लम है कि वो इसको मान ही नहीं सकता। वो सोचता है कि संघ तो हमेशा एक वर्सेस में काम करता है, जबकि संघ ने अपने वर्सेस के पूरे डिस्कोर्स को, संघ एक तरह से वर्सेस से मुक्त हुआ संगठन अब होना उसकी जरूरत भी है और वो होने भी जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम उसमें न भी जाएं, क्योंकि मुस्लिम वाला वर्सेस प्राय खड़ा कर दिया जाता है, और फिर उस विवाद में, चूंकि मेरा काम उस पर नहीं है इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरा काम चूंकि दलित और संगठन पर है, समूहों पर है। हमारे भीतर क्या है कि धर्म की एक जो सोशल रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो कैसे दी जाती है? दो तीन तरह से दी जाती है। एक, आप डेमोक्रेटिक स्पेस में उसको जगह देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो उसका एक डेवलपमेंट करेंगे, आप डेवलपमेंट में उसका शेयर देंगे। और तीसरा करेंगे कि उसके भीतर जो धर्म में अपनी जो एक बेहतर स्थिति की कामना है, उस कामना को पूरा करेंगे, यानी इक्वालिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिसोर्सेज। धार्मिक संस्रोतों का बंटवारा करके आप उनको पावर कर सकते हैं। और हर जाति समूह का अपने नायक, और वो उनके मन में एक कामना होती है, चीची होती है और नायक होते हैं, देवी देवता होते हैं और नायक, और उनके मन में कामना होती है कि इनका मंदिर बन जाए। ये मंदिर बनने का मतलब, जैसे हम लोग जो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई, मार्क्स जैसे कहते थे कि धर्म जनता की अफीम है, लेकिन मार्क्स यही नहीं कहते थे। मार्क्स साथ साथ ये भी कहते थे, मार्क्स की धर्म जो जो क्राई ऑफ द ऑप्रिस्ट, ये जो हृदयहीनों का हृदय और उनकी कारुणिक पुकार, हाँ, कारुणिक पुकार है। ये कारुणिक पुकार की जो धारा है उसको हमने लोगों ने समझना छोड़ दिया और सिर्फ उसको अफीम मान लिया। जैसे अगर आप जाएंगे तो जयापुरा एक गांव है बनारस के पास, आप शायद गए भी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको खोल दिया है। वहाँ एक सबरी का मंदिर है,
ये वहाँ मुसहरों की बस्ती है जो इन लोगों ने बनवाई है। उसमें एक टेम्पल बनाया है छोटा सा सबरी और शिव का। और मुसहर कहते हैं, सबरी मुसहर की आइकॉन है। तो सबरी का वो मुसहर कहते हैं कि इधर 50 कोस में पहली बार हम लोगों को हमारी देवी का मंदिर मिला। तो आप समझिए कितना बड़ा एम्पावरमेंट, कितना बड़ा एसोसिएशन है या इसके थ्रू एक एम्पावरमेंट है। तो मंदिर उनके लिए सिर्फ मंदिर नहीं है, वो एक स्पेस है, पब्लिक स्पेस है। पब्लिक स्पेस में जगह है उनके लिए, एक शेयर है। तो वहाँ पर वो बैठते हैं, शादी विवाह की बात करते हैं, सुख दुख की बात करते हैं। वो कम्युनिटी हॉल भी है, कम्युनिटी एरिया भी है। तो वो जब मंदिर की कामना करते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ मंदिर की कामना करते हैं, साथ साथ पब्लिक स्पेस में अपनी जगह की भी कामना करते हैं। जैसे जब मायावती ने ये जब अम्बेडकर का वो बनाया लखनऊ में, तो दलितों में एकदम अलग रिएक्शन था। उनको बहुत खुशी थी कि मेरी राजधानी में हमारे लिए जगह बनी, कि हमारा जो शेयर है वो मिला हमें। तो बिल्कुल। ये बुंदेलखंड की तमाम छोटी जातियां जो जंगलों से सबने जो उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई हैं, कहीं हाईवे के पास, के पास, और सब अपने साथ को अपने अपने माइग्रेट किए, अपने साथ उनका डीटी भी माइग्रेट किया, यानी अपने साथ अपने देवी देवता को भी लेके आए। आते ही हैं, यही यही कम्युनिटी के माइग्रेशन के प्रोसेस में डीटी भी माइग्रेट करते हैं, देवी देवता भी माइग्रेट करते हैं। और अब वहाँ उन्होंने उनका एक पीपल के पेड़ के नीचे को रख दिया है, लाल धागा और पीला धागा बांध दिया है, और वो वहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन उनके मन में एक बड़ी कामना होती है कि इनका एक मंदिर बन जाए। यानी अगर आप जाएंगे तो कहेंगे हम क्या आप चाहते हैं, तो कहेंगे भैया कुछ चंदा वंदा इसका एक मंदिर बन जाना चाहिए। हमारी ये देवी है, इनका कोई मंदिर नहीं है, देखिए ना पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। हम्म। तो इसको जो वहाँ के स्थानीय काडर्स हैं, जो संघ के लोग हैं, उन्होंने इन अर्ज को समझा और उनको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए, ये सेकुलर पॉलिटिक्स इस तरह के मुद्दों में हाथ नहीं डालती। हम्म। तो वहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ एक अलग ही प्रोसेस, इकोनॉमिकली डिफाइन करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट, जबकि रिलीजियस डिफिनीशन भी बहुत जरूरी है। तो संघ एक तो ये इस तरह से अपने को जोड़ता है। दूसरा, संघ हमेशा अपोजिट्स को भी अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने अपोजिट्स को भी अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार रहता है। और इसके लिए जब जहाँ जरूरत पड़ती है वो अपने को रिडिफाइन करता है, अपनी आइडेंटिटी को रिडिफाइन करता है, अपने मीनिंग को रिडिफाइन करता है। और इसको जब तक हम आप नहीं समझेंगे कैसे ये रीडिफिनिशन का प्रोसेस चलता है और क्यों चलता है, तब तक हमें बड़ी मुश्किल होगी संघ को समझने में। संघ कोई फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक जड़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसको जनता से जुड़ते जाना है। जनता से जोड़ने के लिए बार बार आपको अपने फॉर्म एंड कंटेंट को बदलना है, वो बदलते जाते हैं बार बार। तो मैं कई जगह कहता हूँ कि संघ का फाउंडेशन है, फंडामेंटल नहीं, foundation of the Sangh ideology, idea you can find, but not fundamental. Fundamental आपको जड़ कर देता है, आपको इवॉल्व नहीं है। अच्छा, जब मैं आपकी ये बात सुन रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि अ, हमारे लिए बहुत नया था ये सब कि जब 1995 में मायावती की पहली दफा सरकार बनती है, उनके नेतृत्व में भाजपा बाहर से समर्थन देती है। तो जब हम सुनते हैं कि अच्छा पेरियार मेला हुआ, छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर कानपुर की यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, तो ये नए नाम थे। बाद में जब हम बड़े हो रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि सामाजिक चेतना के जो दक्षिण भारत में आंदोलन हुए, द्रविड़ मूवमेंट, जस्टिस पार्टी, तो पेरियार का क्या योगदान था, या किस तरह से शाहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था और वंचित तबकों के लिए शिक्षा के साधन, इन सब की चीजें कही। तो ये चीज तो बसपा कर रही थी बहुत एग्रेसिवली, ऊदा देवी पासी के नाम पे कुछ किला होना, कार्यक्रम होना, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना। लेकिन हम जब फिर 20 साल देखते हैं तो बसपा बहुजन से, जो महात्मा बुद्ध का दिया शब्द, जब बहुजन से सर्वजन पे आती है तो वो अपनी कोर को मिस करने लगती है। और बीजेपी इसका उल्टा कर रही है। सुहेल देव को जिस तरीके से कोऑप्ट किया गया कि अमीश त्रिपाठी उस पर एक किताब भी लिख रहे हैं, एक फिल्म भी बन रही है, एक ट्रेन भी चलाई जा रही है उस नाम पर, तो ये रिवर्स कैसे हो गया? मतलब बीएसपी इस चीज को कैसे मिस कर गई, जबकि वो देख रही थी कि बीजेपी लगातार इस चीज को आई करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सौरभ जी, जो पेरियार मेला वगैरह शुरू हुआ। एक बार कानपुर में पेरियार मेला लगा था और मायावती ने गाँव-गाँव में बस भेजी उसको करने के लिए, जी। लेकिन उसमें 4 से 10,000 लोग आए थे, ज्यादा लोग नहीं आए। तो ये कांशीराम को ये सोचने पर बाध्य किया कि क्या कारण है कि जब शाहू जी महाराज, पेरियार, ये सब हम लोग कर रहे हैं, तो यूपी की जनता मूव उस तरह से नहीं हो रही है जैसे होना चाहिए। तो उनको लगा कि उत्तर प्रदेश एक तरह से
टिपिकल मेमोरी का लैंड कहते हैं ना, जिसको महाकाव्यात्मक स्मृति का करके दुनिया है। यहाँ पर अगर आप, उस समय राम मूवमेंट भी चल रहा था, तो यहाँ पर अगर आपको काम करना है तो लोकल मिथ्स को आपको तलाशना होगा, लोकल लोकल नायकों को तलाशना होगा। यहाँ के लोकल माटी पानी में, हम कहते थे कि ये महाराष्ट्र का पौधा था, जिसको मैंने उत्तर प्रदेश के माटी पानी में लाकर रोक दिया। तो ये जो माटी पानी में, यहाँ के माटी पानी के नायकों ने और डीटीएच की खोज शुरू, तब उसमें उदा देवी, झलकारी बाई, ढेर सारे नायक, पासी, डालदेव पासी, बालदेव पासी, बहुत सारे नायक उनको उन्होंने इमर्ज कराए, हिस्ट्री कलेक्ट कराई उन्होंने। फिर उसके अराउंड आइकॉन्स को आइकॉनाइज किया, उनका स्टैच्यू बनवाए, उनके सेलिब्रेशन किया, ये सब किया। जब ये बहुजन से सर्वजन तक की गई, उस समय कांशीराम, आपको पता होगा, कांशीराम पॉलिटिक्स में इनएक्टिव हो चुके थे या उनका स्वर्गवास हो चुका था। मायावती अकेले उस पॉलिटिक्स को हैंडल कर, मायावती के पास प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि सारा जो आर्किटेक्ट थे कल्चरल पॉलिटिक्स के वो कांशीराम थे। मायावती के पास वो विजन नहीं है, तो मायावती ने उन सिंबल्स को कैसे बचाए रखने हैं, ये इसको उन्होंने समझा भी नहीं है। और इसकी शक्ति वो जानती थी, कैसे बचाए रखना है। फिर उनको लगा कि सर्वजन में जा रहे हैं तो बड़ा डिस्कोर्स खड़ा करना है, तो बड़ा, यानी मेटा आइकॉन, मेटा आइकॉन गणेश जी हो सकते थे, हाथी चले हाथी गणेश। नहीं, गणेश है, ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश है। हाँ, लेकिन वो नारा बन के रह गया, वो कोई आइकॉन नहीं बन पाया, क्योंकि गणेश जी वैसे भी सर्व सबके हैं, सबके होगा तो वो कभी कास्ट का आइकॉन बन नहीं सकता। तो वो वहां पर वो लूज करने लगी। बीजेपी ने ये समझा कि उत्तर प्रदेश वही जो, क्योंकि विदेश, मैं कहता हूँ बीजेपी से ज्यादा बेहतर सांस्कृतिक राजनीति को नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसी तर्क में पगे हुए। और जो आपने कहा कि जो, और संघ जो है एक कल्चरल यूनिवर्स तैयार करता है, वो उस यूनिवर्स में सबके लिए जगह होती है, वो पिरामिडिकल नहीं होता है, वो एक तरह का उसका एक पूरा पूरी जैसे कहते हैं नक्षत्र तैयार कर देना होता है, जिसको कहते हैं रेनबो अलायंस, जिसको आप कह सकते हैं। तो वो एक नक्षत्र संस्कृति का उनको तैयार करना था, क्योंकि उनको इन समूहों को जोड़ना था, और उनको पता था कि दलित कम्युनिटीज में इन नायकों की गहरी व्याप्ति, तो स्मृतियों को का महत्व है। अभी आपने, तो उसको उन्होंने जोड़ना शुरू किया। अभी आपने देखा नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भाषण दिया, उसमें उन्होंने मरी माई की चर्चा की, मरी माई की कृपा से। अब बताइए, मरी माई को कितने नेता जानते होंगे, आप पूछ के देख लीजिए, कांग्रेस के, हमारे जो समाजवादी पार्टी के। और अब वो मरी माई की व्याप्ति आपको पता होगा, बहराइच से लेकर के, और सबसे ज्यादा गाँव, वो लोकल बीटी है, गाँव में उनका थान होता है, पूरी जाती है वो। तो ये लोग, इनको ये पता है कि इनकी शक्ति क्या है, और इनके साथ कैसे अपने को रिलेट करना है, एक डिस्कोर्स खड़ा करना है, वो ये जानते हैं। तो बीएसपी इनके महत्व को जा नहीं पाई, क्योंकि कांशीराम रहे नहीं। कांशीराम कल्चरल पॉलिटिक्स के जनक थे, और उनका एक कल्चरल विजन था। मायावती में वो है नहीं। मायावती ट्रेंड है उनके द्वारा, और मायावती जानती है उनकी शक्ति, लेकिन मायावती में वो रिगर नहीं है जो कि कांशीराम, वो लूज करती गई। वो एक रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स बहुत बेहतर समझती है, किसको टिकट देना है, किसको क्या करना है, कितना परसेंट किसको देना है, ये वो जानती है। किसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो। लेकिन जो जो ग्रासरूट पर बेस तैयार करने का काम वो नहीं करता, और इस मामले में संघ हिंदुत्व के यूनिवर्स को बनाने का काम करता है, और बीजेपी उसमें पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने में बीजेपी को काम का मौका को वो एक सुविधा होती है। और आप देखिए, ऐसा नहीं होता कि संघ जो एक करता है वो तुरंत बीजेपी पॉलिटिक्स में आ जाता है। यानी सुहेल देव पर 20 साल पहले वो काम कर रहे थे संघ, लेकिन सुहेल देव अब प्रोमिनेंट डिस्कोर्स में बीजेपी के अब आए, तो फर्क समय भी लगता है डिस्कोर्सेस को संघ से बीजेपी की तरफ आने में। और एक चीज ये भी है कि चूंकि अभी वो पावर में है, तो इसलिए उनके हर मूव की स्क्रूटनी भी बहुत ज्यादा होती है, हाँ, एनालाइज भी खूब होता है। पहले मतलब मुझे कोई बता रहा था कि साहब पहले तो बड़े बड़े पदाधिकारी आके मीटिंग करके चले जाते थे, कोई स्थानीय अखबारों के पत्रकार आ जाएं कोई पूछता नहीं था आके। बिल्कुल बिल्कुल और अब उनके हर मूव पर बड़ी नजर रहती है। बिल्कुल। और संघ ने भी अपने को खोला है। जैसे पहले संघ के इंफॉर्मेशन, संघ अपने को खोलता नहीं, इंफॉर्मेशन। आप देखिए 70 सालों तक वो बिना किसी अखबारी खबर के काम करते रहे, कोई मीडिया वो नहीं रहा उनका, और संगठन उनका फैलता गया। और अब वो धीरे धीरे उन्होंने अपने को भी खोला है, समझ रहे हैं कि अब वो एक दुनिया के साथ उन्हें संवाद भी करना है। संघ भी और बीजेपी का भी, बीजेपी भी अभी इम्पोर्टेंस का तो अभी बढ़ा है, पहले तो इस तरह से नहीं था। हालांकि अटल जी हमेशा एक आइकॉन रहे हैं पॉलिटिक्स।
कहीं भी जाते थे तो बड़ा न्यूज बनता था, लेकिन अटल जी जैसे हर लीडर नहीं होता था बीजेपी का, ये भी बात सही है। आप कुछ कह रहे थे आप जी, मैं ये कह रहा था कि इस पूरी बातचीत के क्रम में जो एक टर्म मैंने हाईलाइट किया अपने नोट्स लेते हुए, लैंग्वेज ऑफ मोबिलाइजेशन, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि बसपा पे बात हो रही थी तो मैं एक और अपनी हाँ यात्रा हाँ का हासिल आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हाँ 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 और ऑब्वियस रीजन से मैं नाम नहीं ले सकता उन दो लोगों के। एक ब्यूरोक्रेट, काफी हाँ घाटों का पानी पिए, उन्होंने सत्ता के सब रंग देखे चूंकि लंबे समय से वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं। और दूसरे एक वरिष्ठ वरिष्ठ नेता जो बसपा से जुड़े रहे हैं। तो उनके साथ हम बैठे थे, तो चूंकि पत्रकार हैं तो उत्सुकता रहती है, भाई साहब आपका क्या है, कैसा रहा सिस्टम, टिकट, कैंपेनिंग, ऐसा वैसा। तो वो जो बता रहे थे, और आपको तो पता ही होगा चूंकि आपने इतना काम किया है, कि मान्यवर कांशीराम ने किस तरह से बसपा के आंदोलन को बनाया, गांव गांव जाके बाम सेव का जो मूवमेंट था, सब चीज थी। मुझे लगता है कि गेस्ट हाउस कांड कह लीजिए या उसके बाद की तमाम राजनीतिक परिस्थितियां, कुछ उनके अपनी वजहें भी रही होंगी मायावती की, जो कॉन्स्टिट्युएंसी में जाकर लोगों से संपर्क था, उसके बजाय ये हो गया कि लोगों को अब सम्मन किया जाता है, तलब किया जाता है लखनऊ में, और जहां पे वो बहन जी के सामने अपनी अपनी बात रखते हैं और उसके हिसाब से फैसला हो जाता है। और फिर फैसला कई बार वो ऐसा भी होता है कि इंद्रजीत सरोज और राममूर्ति वर्मा जैसे लोग जिन्होंने दशकों खपा दिए बसपा में, उनका भी हाथों हाथ निष्कासन हो जाता है। जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने बताया कि वो उनके मुख्यमंत्री रहते की बात है, जब उनके तूफानी दौरे हुआ करते थे, हेलीकॉप्टर से उतरी, निर्देश दिए, औचक, कथित औचक जांच की और मौके पे ही सस्पेंशन, ये सब। तो उस क्रम में एक गांव का व्यक्ति था, वो जब चली गई मुख्यमंत्री तो जार जार रोने लगा। तो पूछा गया तो बोले साहब ये लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने इलाके में, बिजनौर की बात है, बहन जी की पहली रैली करवाई थी, बहुत छोटी सी सभा, 80 के दशक के उत्तरार्ध की बात। तो ये लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं कि तुम तो बहुत बताते थे और पुराना वो सब की रैली करवाई, और बहन जी तो तुमसे मिली भी नहीं। मुझे लगा कि वो उस एक कार्यकर्ता की जो पीड़ा है बामसेव के, वो बसपा का जो इलेक्टोरल फॉल हो रहा है, उस पूरी कहानी को समराइज कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। ये बड़ा एक डबल रिएक्शन है कम्युनिटी में मायावती को लेकर, डबल किया है। एक तो ये है कि वो ये चाहते हैं कि मायावती और फिर मायावती शक्ति में रहे, मायावती शासक, देश के प्रधानमंत्री। दूसरा, उनके भीतर एक ये जो दूरी है, डिस्टेंस है उनके और उनके नेता के बीच, उसका दुख भी है और उसका क्रिटिक भी है। इसलिए अगर आप इवन उनके जो जाटव बेस है, किसी भी जाटव से बात करें, मोस्टली पढ़े लिखे जाटव होंगे, वो क्रिटिकल भी होंगे मायावती, लेकिन वोट देना होगा तो वोट वो प्रिफर करेंगे मायावती, मोस्ट ऑफ, क्योंकि अभी भी मायावती से बड़ा आइकॉन आइकॉन नहीं है। चंद्रशेखर आजाद तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस मामले में एकदम ये जो मायावती का वो होना है, मायावती की पूरी है, जो पूरा नेचर बदल गया बीएसपी और पार्टी का। जो पहले कांशीराम पहले एक छोटा सा बक्सा लेके चलते थे, जो जो चीन वाला बक्सा होता है, उस बक्से में अम्बेडकर की तस्वीर थी और कुछ दो चार पुस्तिकाएं होती थी, जिनका एक जो हमारे दलित लोग लोकप्रिय लेखक लिखते हैं, चैप बुक्स होते हैं ना, इधर उधर मेले ठेले रैलियों में होते हैं। वो जब आते थे किसी भी बस्ती में, दलित बस्ती में, तो बक्सा रख लेते थे। उसके बाद बस्तियों में घूमते रहते थे, इस बस्ती से उस बस्ती, उस बस्ती से उस बस्ती में, और वो तस्वीर दिखा करते थे, ये देखते कोई कौन है, पहचान सकते? तो कुछ लोग पहचान पाते थे, कुछ लोग नहीं पहचान पाते थे। देखो ये बाबा साहब अम्बेडकर। और वो क्या कहते थे, वो बताते हैं, वो कलम निकालते थे कि समाज ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, बहुत सिंपल। और वो एकदम लोगों से सीधा संवाद रखते थे, सबसे बहुत पर्सनली जुड़े रहते थे, व्यक्तिगत रूप से संवाद था। लेकिन मायावती ने उस पूरे प्रोसेस को तरह से उलट दिया, मोबिलाइजेशन का वो प्रोसेस, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। आप देखिए इतने सालों से पावर में से दूर है, और अभी अगर यही रहा, यही नेचर रहा तो मुश्किल है रीगेन करना। लग रहा है कि अगर ये रहेगा तो शायद रीगेन कर पाओ। जब आप ये बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में अचानक से ममता बनर्जी की इमेज फ्लैश हुई कि उनका टकराव होता है पॉलिटिकल अपोनेंट से तो वो सड़क पर उतरती हैं, हाँ, लंबी रैली को लीड करती हैं, जमीन पर उतरती हैं, पांव पांव चलती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे नहीं दिखा। खैर, आपने मोबिलाइजेशन शब्द का
जिक्र किया, मैं लैंग्वेज ऑफ मोबिलाइजेशन पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि अभी बीजेपी की अगर हम रणनीति देखें तो बीजेपी अपने अपोनेंट्स को, खासतौर पर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को, इस चीज पर बहुत घेरती है कि ये लोग पर्याप्त हिंदू नहीं हैं, या ये बड़े अपॉलजेटिक हैं अपनी हिंदू वाली पहचान को लेकर, ये लोग पर्याप्त भारतीय नहीं है। इस चीज को लेकर बहुत घेरा जाता है, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से। कभी बीजेपी आरएसएस नहीं घेरती है तो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं राइट विंग के, वो बहुत घेरते हैं, और इसका विस्तार यहां तक होता है कि जातीय अस्मिताओं की नई नई व्याख्या होने लगती है। मतलब कोई करणी सेना का नेता उठ के बोलेगा मैं फलानी हीरोइन की नाक काट लूंगा क्योंकि उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, भले ही उनमें से किसी ने पद्मावत को ना पढ़ा हो। कोई दूसरा आएगा कहेगा कि पृथ्वीराज में ऐसी चीज है, भले ही ना पढ़ा हो। मैं ज्यादा दूर क्या जाऊं, पिछले दिनों मेरी एक सहयोगी ने, एक फिल्म आ रही है अजय देवगन की, भुज, तो 1971 के एक मोर्चे की कहानी है, तो उसकी उन्होंने ट्रेलर की समीक्षा की और जो चीजों कमियां थी उन सब के बारे में विस्तार से और प्रहसन वाले अंदाज में बताया। तो बात फिल्म की हो रही थी। आप देशभक्ति पे खराब फिल्म भी बना सकते हैं, अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं, लेकिन उसको एक वर्ग ने ऐसे लिया कि साहब ये अगर देशभक्ति पे बनी फिल्म की आलोचना कर रहे हैं तो ये देशद्रोही है। मतलब वो बाइनरी फिर उतनी विस्तृत चली जाती है। और इस पूरी बाइनरी में जब हम आरएसएस के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, क्योंकि आपने किताब में लिखा है कि आरएसएस की भी ये चिंता है कि इन राइट विंग फ्रिंज का क्या करें, उस पर हम आएंगे। लेकिन जो विपक्षी दल अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी बात शुरू करता है, वो पूरी लेगेसी को क्लेम करता है और बीच में अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को छोड़ता भी है और चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखाता है। चाहे आप साहित्य में यवन शब्द का इस्तेमाल हो, यवन, म्लेच्छ, है ना, फिर उसका डार्क एज के तौर पर पूरा निरूपण हो मध्यकाल का, उसके बाद असर्शन हो, चाहे महाराणा प्रताप का हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज का हो, इन सब का हो, तो उसके पीछे की उनकी कल्चरल हेजेमनी और उनकी विचार दिखते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ मोबिलाइजेशन, क्योंकि ये एक बड़ी शक्ति है और किसी को भी अगर आरएसएस को काउंटर करना होगा तो इस भाषा को समझना होगा। बिल्कुल सौरभ जी, मेरा तो मानना है कि लैंग्वेज ऑफ मोबिलाइजेशन, जिसको पॉलिटिकल डिक्शन कहते हैं, डिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स, यही मुख्य है। अगर ये नहीं है, ये तो फिर प्रिस्क्रिप्शंस नहीं बनेंगे, और प्रिस्क्रिप्शंस नहीं बनेंगे, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, और फिर अगर ये नहीं हुआ तो आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। और इस मामले में बीजेपी का के पास, क्योंकि सचमुच संघ से वो भाषा उनको मिली है, वो किसी हमें कांग्रेस की किसी नेता ने हमसे एक बार बातचीत की, आपको पता है बीजेपी के पास 5,000 साल की पुरानी भाषा, 5,000 साल की पुरानी भाषा है। अच्छा, 5,000 साल की भाषा, उस पर उनका क्लेम है, वो उनकी भाषा है जो 5,000 साल का, जिसमें इको दिखाई पड़ता है। और हम लोगों के पास क्या है, 150 साल की भाषा है। आजादी की लड़ाई में हमने की, आजादी की लड़ाई में हमने वो किया, गांधी, और ये हमारी भाषा। तो हम तो ये जो 5,000 साल का इको जो आपने कहा ना, सिंधु घाटी से शुरू होती है और आज तक आती है, वो आपको जनता से जुड़ने की एक कनेक्टिविटी पैदा कर देती है। जैसे ही आप, दूसरा क्या है कि जो संस्कार की भाषा, 16 संस्कार की भाषा, जो परिवार की भाषा है, हिंदू परिवार की भाषा, सारी भाषाओं को, यानी हिंदू परिवारपन को अपने पूरे जो विमर्श में संघ ने रखा हुआ है। तो जैसे ही वो इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो आपको जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए भाई साहब, भाई साहब वैसे भी हम लोग कहते हैं, तो भाई साहब आपको बहुत सीधे ही जोड़ देता है। या अगर आप कहते हैं कि भाई अच्छा, आप ये पूजा या ये व्रत और ये त्योहार, वो आपको जोड़ देता है। जैसे आप अपने दादा दादी, नाना नानी महत्व दीजिए, आजकल उनका एक कैंपेन ये कैंपेन का हिस्सा है कि अपने परिवारपन को बचाइए, परिवार टूट रहे हैं। जैसे खेतों में आज हरियाली वो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ जाने से हमारी फसल खराब हो रहे हैं, इसका एक बड़ा कैंपेन उन्होंने शुरू किया है। तो हमारे जीवन के हर क्षण और हर अंग में एक उनके पास वो भाषा है जो कनेक्ट करती है उनको, और वो लगातार उसको इवॉल्व करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है उनकी। और दूसरी उनकी शक्ति है, वो क्या है सौरभ जी,
कि अगर आप किसी भी किसी भी संघ के लीडर को आप सुने, उनके प्रचारक को सुने, तो बहुत अच्छा ओरेटर होता है और उनकी ओरेटरी का एक फॉर्म होता है, सेम फॉर्म होता है, जो शब्द का भी स्टाइल लगभग वही होता है और बोलने का ढंग, और पूरा एक तरह से लगता है ना ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। और उसमें रामधारी सिंह दिनकर भी आएंगे, उसमें वेद भी आएगा, उसमें एक तरह से बड़ा एक इंडिजिनस किस्म का और अपना सा डिस्कोर्स आपको लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी भी हमारे ऐसे अपोजिशन के लीडर्स को सुने, तो उनमें क्या होता है, मोस्टली एक इवोकेटिव क्रिटिकल अगेंस्ट स्टेट, कहीं भी कल्चर की भाषा नहीं होती। मेरा कहना है कि एक संस्कृति की भाषा नहीं होती है, और जनता हमेशा पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के लैंग्वेज में नहीं रहती, पॉलिटिकल डिक्शन में नहीं रहती। जनता हमेशा एक सोशल कल्चरल लैंग्वेज है, और उसी का संवाद वो सुनना चाहते हैं। उसमें आप पॉलिटिकल मैसेजिंग डाल के ले जाएं तो प्रभावी होगा, और सिर्फ अकेला पॉलिटिकल मैसेजिंग लेके जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स एक तरह से इवेंट बेस्ड पॉलिटिक्स होकर रह जाएगी कि भाई एक जरूरत थी, इलेक्शन के समय आए, वोट मांगी, चलेगा। लेकिन अगर वही आप कहेंगे कि वोट देना आपके संस्कृति को के साथ अगर सांस्कृतिक संवादों से आप जोड़ देंगे, महापुरुषों के महत्व से जोड़ देंगे, तो वो ज्यादा प्रभावी। तो ये सोशल पॉलिटिक्स। हाँ, सोशल पॉलिटिक्स, पूरा सोसाइटी के सोशल इशूज एंड पॉलिटिक्स को, और जो कि गांधी जी करते थे। कांग्रेस नेशनल मूवमेंट में गांधी जी ने इसी से अपनी पूरी पूरी उससे भाषा भी मिलती है, आपको इशू भी मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि डिक्शन, पॉलिटिकल डिक्शन होना चाहिए ऐसा जो कि जनता के सामने आपको कनेक्ट करे साथ। और हिंदुत्व की अपनी आप खुद इतनी बड़ी वोकैबुलरी है, इतनी बड़ी ट्रेजरी है लैंग्वेज, कि अगर उसके साथ आपकी राजनीति की भाषा जुड़ जाती है तो आप बहुत प्रभावित होते हैं। या मोबिलाइजेशन की लैंग्वेज जुड़ जाती है, मोबिलाइजेशन को राजनीति हटा भी दें, मोबिलाइजेशन की लैंग्वेज जुड़ जाती है तो आप प्रभावित। हमने ये देखा है कि कोई भी इस देश में राजनीति करे तो उसको दो ब्लॉक चाहिए होते हैं। जो कांग्रेस के, हम द ग्रेट कांग्रेस पिरामिड की बात करते हैं, तो उसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम हुआ करते थे। फिर उत्तर प्रदेश में एक वक्त में एक सफल प्रयोग हुआ जिसमें सपा और बसपा साथ आए, जो अपेक्षाकृत नई पार्टियां थी, इसके बावजूद उनका जो पूरा प्रदर्शन था जाति गोलबंदी, और उसको उन्होंने एक जो होता है कि हर गोलबंदी को आप एक आइडियोलॉजिकल कवरिंग भी देते हैं, वो भी रहा। और बीजेपी ने भी वो कोशिश की जो 2014 ऑनवर्ड्स काफी सफल रही है कि जिसको हम बहुत फ्लैट ढंग से कहें तो ओबीसी तबके ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए बीजेपी एक इतनी बड़ी इनविंसिबल ऑलमोस्ट ताकत बनकर उभरी है। उसको कोऑप्ट करने के लिए किस तरह की चीजें हुई, आपने किताब में जिक्र किया, मैं चाहता हूँ थोड़ा दर्शकों को भी आप बताएं। चाहे वो बैकवर्ड क्लास कमेटी का जो योगी आदित्यनाथ का प्रयोग है, जो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले उस सर्कल को पूरा करने की निश्चित तौर पर कोशिश होगी। इसकी शुरुआत राजनाथ सिंह ने अपने कार्यकाल में की थी, जब वो राम प्रकाश गुप्ता के बाद आए। अब तो हुकुम सिंह रहे नहीं है, कैराना वाले। उनके नेतृत्व में जो ग्रुप ए और ग्रुप बी सब ग्रुपिंग होती है दलित समाज और पिछड़े के बीच, कि इनको 10%, इनको 11%, तो ऐसे 21% हो गया। और फिर ओबीसीज में 3 कैटेगरी बना दी जाती है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा जैसी, और उन 3 कैटेगरीज में लोग रखे जाते हैं। तो ये एक ग्रैंड डिजाइन का शुरू से हिस्सा रहा है। कैसे अप्रोच करती है बीजेपी और संघ का जो सिस्टम है वो इस पॉलिटिकल, क्योंकि ये इनकी सफलता में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इलेक्टोरल सफलता में। अब मैं डेटा देख रहा था कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट बैंक लगभग 7-7.5% बढ़ता है, सपा बसपा का घटता है, और इसलिए बीजेपी वो रिटेन कर पाती है। मतलब वो 49.5 के ऊपर जाते हैं तब वो 60+ सीटें रिटेन करने में सक्षम होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी की ओबीसी का एक बड़ा रोल है बीजेपी के उसकी सफलता में। और इधर जो ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी का वो बीजेपी ने जिस तरह से उनको स्पेस दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो पॉलिटिक्स का टारगेट ओबीसी बड़े पैमाने पर है, दलित भी है, ओबीसी तो है। वो और देखिए, लेकिन ये जो कम्युनिटी जो सोशल पॉलिटिक्स सोशल जस्टिस के सवालों से जुड़ी हुई है, और जिनकी राजनीति सोशल जस्टिस के सवालों से बनती है, उसकी दो समस्या है। एक समस्या ये है कि इन समूहों में आरक्षण और बहुत तरह के जो हमारे जो स्टेट लेड
प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो पिछले 70 सालों से इन समुदायों तक अपनी तरह से पहुंचते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उनके भीतर एक हर समूह में एक डोमिनेंट कम्युनिटी पैदा कर दिया है, जो विजिबल, डोमिनेंटली विजिबल कम्युनिटी, जो कहते हैं कि शेयर, जो शेयर, डेमोक्रेटिक शेयर, जो फायदों का शेयर सबसे ज्यादा अपने पास रोक लेती है, जिसको कैपिलरी होल्स हम लोग कहते हैं। कैपिलरी होल्स होता है जो शक कर लेती है और वो पीछे नहीं जाने, यानी अम्बेडकर खुद बहुत नाराज थे ये जो इस तरह के मिडिल क्लास जो पिछड़े और दलितों में इन्वॉल्व किए, जो दे आर नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, जो अपनी कम्युनिटी को पे बैक नहीं करते, यानी आप उसको नीचे तक फैलने दीजिए। ये इसने कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट किया बिटवीन डोमिनेंट एंड विजिबल ओबीसीज एंड मोस्ट मार्जिनल या मार्जिनल या एमबीसी जिसको कहते हैं, या उससे भी पिछड़े जो ओबीसीज। इवन इवन बड़ी संख्या वाली, बड़ी जनसंख्या वाली ओबीसी में एक दो जातियां ही प्रभावित हुई, और वो प्रभावी होने का पूरा उसका हिस्टोरिकल कारण है, क्योंकि उनके भीतर 1937 में ही वो त्रिवेणी संघ बना चुके थे और उनमें से उनके लीडर्स पैदा होने लगे थे। लैंड सिस्टम जो चेंज हुआ था, रैयतवारी और सॉरी जो रैयत थी, वो जो जिनके हाथ में जमीन आई थी अंग्रेजों के समय में और अंग्रेजों के बाद में, जो डेमोक्रेटिक स्टेट के फायदे उन तक पहुंचे थे, तो वो ग्रीन रिवोल्यूशन के फायदे पहुंचे थे, तो उसमें से एक कम्युनिटी पैदा हो गई थी जो कि राजनीतिक रूप से शक्तिवान कम्युनिटी। लेकिन उन कम्युनिटी ने दूसरों को वो शेयर नहीं तक नहीं पहुंचा था, वो शेयर। तो बीजेपी ने इस चीज को समझा कि यादव, नॉन यादव, इसमें कि कुर्मी, इसमें कि मौर्य, कुशवाहा, ये सारी जातियां, और एमबीसी में निषाद वगैरह, ये सारी जातियां एस्पायर कर रही हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके लिए उन्होंने, राजनाथ सिंह ने पहले वो कमेटी बनाई जिसका आपने जिक्र किया, फिर आदित्यनाथ जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसने इनकी जो साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है उसके भीतर बीजेपी को रोक दिया, और क्योंकि दूसरी कोई पार्टी इन सवालों को उस तरह से उठा नहीं रही थी, क्योंकि डोमिनेंस का इतना दबाव होता है कि हर राजनीतिक दल उनसे डरता है। लेकिन इन्होंने डोमिनेंट को फ्रैक्चर कर दिया, यानी उसको फ्रैक्चर टेल्स कहते हैं, डोमिनेंट माइनस अदर्स। आप डोमिनेंट रहिए, आप प्रभावी रहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे साथ, हम आपसे नहीं टकरा रहे हैं, आप अपना जो करना है करिए, लेकिन ये लोग हमारे साथ, तो वो एक बड़ा चंक हो जाता है। यानी अगर आप देखिए ओबीसी में 1%, मान लीजिए 10% या 12% अगर यादव हैं, शेष बहुत बड़ा तबका है। उन तबकों में अगर बीजेपी अपने को रोकती जाएगी तो प्रभावी होगी। और आपने देखा होगा कि इधर मिनिस्ट्री का जो प्रसार का एक्सटेंशन हुआ है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ओबीसी कम्युनिटी को भी उन्होंने जगह दी है, जो प्रायः नेचर नहीं रहा है अदर पार्टीज के द्वारा। वो सिंबॉलिक रूप से वो क्या कर, जैसे जो डोमिनेंट ग्रुप होता है उसके लोग ज्यादा आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने नॉन डोमिनेंट को भी जगह देनी शुरू की है, और ये उसी का एक्सटेंशन है जो राजनाथ सिंह और आदित्यनाथ जी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट और रिवोल्यूशन के लेवल पे भी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में वो दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये एक नई तरह की पॉलिटिक्स है, और सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में किस तरह से अपने लिए स्पेस बना लेना, और वो स्पेस बनाने का काम बीजेपी पिछले दिनों किया है, और इसका उनको राजनीतिक फायदा भी मिला है और मिलेगा। क्योंकि देखिए सौरभ जी, मैं कहता हूँ कि दलितों में 66 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ 4-5 जातियां ही अभी तक विजिबल हैं, चमार, पासी, धोबी, कोरी। अब किसी से पूछे तो इन जातियों को लोग जानते हैं, शेष को जानते तक नहीं है। यानी अगर आप पूछ लीजिए कि कबूतरा क्या है और हरी क्या है और बिगार क्या है, तो कुछ शायद बता भी ना पाए, क्योंकि छोटी छोटी जातियां हैं। तो ये, लेकिन इनको तो ये पॉलिटिसाइज होना है, आज नहीं तो कल होना है, कोई ना कोई इन तक तो पहुंचेगा। जब इन तक पहुंचेगा तो ये एक पॉलिटिकल कैपिटल बनेंगे, पॉलिटिकल फोर्स बनेंगे। तो वहां पर यानी अगली जो डेमोक्रेसी का भविष्य है वो इन मार्जिनल कम्युनिटी पर तय हो। और जो उन तक मायावती एक समय जाकर उनकी चार चार जाति, उससे ज्यादा उनका डिस्कोर्स आगे बढ़ नहीं पाता है, और सारी पार्टियों का भी यही हाल है। तो वहां पर बीजेपी, उसमें संघ की बड़ी भूमिका है, तो संघ को इंसाइट देता है उनको। लोग यहाँ कबूतरा की तरह का भी संघ की जाति है जहाँ तक पहुंचना है, नट भी है जहाँ तक पहुंचना है,
रोम भी है जहाँ तक पहुंचना है, यानी जो सीमांत का सबसे नीचे का आदमी है वहां तक आपको अपनी राजनीति जानी है, क्योंकि वो सब एक तरह से इलेक्टोरल पावर है, वो एक तरह से इलेक्टोरल कैपिटल है। वो आज नहीं तो कल आपके डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को प्रभावित करे। ये बीजेपी शायद इस विजन से आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैं मेरी किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं होती, इसलिए नहीं पता वो क्या सोचते हैं, लेकिन जो उनका पॉलिटिक्स जिस तरह से परफॉर्म हो रहा है उसका अगर एनालिसिस करें तो शायद यही आपको बद्रीनाथ जी, मेरे 2 सवाल और हैं। जी जी। सामाजिक समरसता की खूब बात होती है ना? संत कबीर, संत रविदास, वनवासियों के बीच जो कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक मोर्चा है जिस पर लगातार संघ के अनुषंगिक संगठनों की और भाजपा की आलोचना होती है, वो है अदरिंग द मुस्लिम, है ना? और कई दफा फिर संघ के पैरोकार ये कहते हैं कि आप मोहन भागवत को सुनिए, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर कोई लिंचिंग करता है, अगर कोई मुस्लिमों के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है तो वो हिस्सा नहीं है। पर उन्हीं लोगों का ये भी कहना है कि जब कोई इस तरह की हरकतें करता है, भड़काऊ भाषण दे रहा है, सब कुछ, तो ये भाजपा शासित जो राज्य हैं, जहां पर शक्ति इनके पास है, वो ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते कि एक नजीर स्थापित हो जाए? ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि सांप्रदायिक उन्माद की बात करने वाले जो कथित बुद्धिजीवी हैं या कथित नेता हैं, है ना, उनको क्यों प्रश्रय मिलता है, वो क्यों और तरक्की पाते हैं उस पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इफ यू रियली मीन बिजनेस, अगर आप वाकई मनसा वाचा कर्मणा वाली बात कर रहे हैं, तो जो लोग इस आदरिंग की कोशिश कर रहे हैं, आपको उनको साइडलाइन करना चाहिए। और इस एक चीज को लेकर संघ की खूब आलोचना भी होती है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि आ, जैसे हमने देखा कि जब 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश के 2 बड़े कल्चरल और सोशल आइकन्स को अडॉप्ट किया, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। स्मारक बने, चीजों को एप्रोप्रिएट ढंग से लाया गया सिस्टम के अंदर। लेकिन हमने देखा कि फिर कुछ ही वर्षों में एक रोहित वेमुला कांड होता है। रोहित वेमुला कांड के बाद फिर गुजरात में ऊना कांड होता है। तो जो बीजेपी के अपोजिशन वाले लोग हैं, वो इसके आधार पर बीजेपी को एंटी दलित साबित करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मुस्लिमों की लिंचिंग होती है, भीड़ वो लिंचिंग करती है, और उसमें जो कथित हिंदूवादी संगठन हैं, जो उग्रपंथी लोग हैं, वो सामने आते हैं, उनको उस तरह से सजा नहीं मिलती, उनको उस तरह से पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर बहुत आलोचना होती है। कैसे देखता है ये जो रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व का पूरा पैराडाइम है वो इस समस्या को? क्योंकि इस अदरिंग को अगर करते चलेंगे तब तो जो विचार मंच पे कहा जा रहा है वो जमीन पर नहीं उतरेगा। और हम देख ही रहे हैं कि ये जो इंटरनेट हिंदू वाले दौर में अर्ध निर्मित और अर्ध व्याख्यात व्याख्याओं के दौर में किस तरीके से चीजें परोसी जा रही हैं, पेश की जा रही हैं। सौरभ जी, ये सवाल पर मैं यही कहता हूँ और आपसे भी कहूँगा, क्योंकि मेरा उस विषय पे बहुत काम नहीं है, और रिपब्लिक ऑफ मोस्टली दलित और मार्जिनल कम्युनिटीज के बीच संघ के चेतना का प्रसार से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले हमारे कई दोस्त पत्रकार दोस्त पूछते थे कि अगर आप मैं ये कहता हूँ कि संघ के भीतर मुस्लिम को लेकर के एक बड़ी चर्निंग चल रही है लगातार। कैसे इस कम्युनिटी को हम अपने साथ जोड़ें, या कैसे इसको डिफाइन करें। जोड़ना शब्द अगर आप नहीं भी कहें तो कैसे डिफाइन करें अपने रिश्ते को इसके साथ, और इसके लिए लगातार उनके बीच चर्निंग चल रही है। ये मैं कहता था तो हमारे दोस्त लोग कहते थे, यानी बहुत सारे जर्नलिस्ट के, आप लिंचिंग की कोई आलोचना तो दिखाई नहीं पड़ती, इसमें कोई आलोचना नहीं करता, लिंचिंग। उसके करीब 1 महीने बाद ये मोहन भागवत जी का ये बयान आया, इसमें उन्होंने कहा कि लिंचिंग करने वाला एक आलोचना आ गई। ये आलोचना एक बहुत बड़ा स्टैंड है जो संघ ने लिया है। ये इस स्टैंड को लेने में भी संघ को कितनी मुश्किलात हुई होंगे शायद, या उसको डिसेमिनेट कराने में कितनी एक लंबी प्रक्रिया होगी, उनको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक स्टैंड लिया, और अब ये स्टैंड कार्य रूप में भी आएगा। तो आप कह रहे हैं ना कि अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक बड़ा अंतर संघर्ष है जिससे संघ गुजर रहा है, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये उनके एक्शंस को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि वर्सेस और अपोजिट में जीना, या एक तरह की अदरिंग में जीना, न संघ को अब उसकी जरूरत है, न संघ शायद का जो एक अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है,
संघ का जिस तरह से संघ अपने को रिडिफाइन करता जा रहा है लगातार, मुझे लगता है कि संघ फिर इस इशू पे भी अपने को रिडिफाइन करेगा और एक एक जो जो सर्वसमाहार की उसने पॉलिसी हिंदू कम्युनिटीज के लिए कार्यरूप दे रखी है, जिसमें दलितों और सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डिग्निटी देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी कास्ट आइडेंटिटी को, उनके आइकॉन को, उनको रिप्रेजेंटेशन देना, वो शायद मुस्लिम्स में भी के साथ भी उनको करना होगा और होगा। अब उसमें रिश्ता, उसमें उनका स्पेस क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये शायद बाद में पता चलेगा। बट ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, होगा ये बहुत जल्दी 2 साल 3 साल में शायद तय नहीं होगा। मुझे लगता है इसमें एक लंबा वक्त लगेगा समय को इस पूरे उसको अपने कार्य रूप में लाने में, क्योंकि पॉलिटिक्स सीधे उसके हाथ में नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो दूसरी बीजेपी के एक पार्टी है, वहां की संस्कृति में इस पूरे उसको ले आना, वो शायद उस दिशा में उनको काम करना होगा। लेकिन मेरा कहना है कि अदरिंग को डिमोलिश करना ही होगा या अदरिंग डिमोलिश होगी ही होगी, क्योंकि अगर नहीं होगी तो फिर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट, और खुद मोहन भागवत कहते हैं कि अखंड भारत के लिए हमें मुसलमानों की जरूरत है, बिना उनके अखंड भारत बन नहीं सकता। तो बिना प्राय कहा जाता है कि संघ की राजनीति विकसित होती है अदरिंग से, लेकिन यहाँ मैं ये कह रहा हूँ इस मोमेंट में संघ का कोई प्रवक्ता भी नहीं हूँ, मेरा किसी के साथ बहुत संवाद भी नहीं है किसी उनके लीडर्स के साथ, लेकिन जो जिस तरह से पॉलिटिक्स को हम लोग समझते हैं और इसको उसको समझते हैं, मुझे लगता है कल इसको, आज नहीं तो कल इसको, ये लगातार डिमोलिश होने के क्रम में है ये अदरिंग समाप्त होने के क्रम में है, क्योंकि पहले था नहीं था इस पर भी मैं नहीं कुछ कहने जा रहा हूँ। ये आपने कहा कि अगर अदरिंग थी, तो मुझे लगता है कि संघ की जिस तरह से राजनीति इवॉल्व की है, वो लगातार अदरिंग को डिमोलिश करते जाना है। क्योंकि देखिए वर्सेस और अदरिंग तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो पूरी आइडेंटिटी का हिस्सा, आइडेंटिटी पर बेस्ड जब मोबिलाइजेशन होगा तो उसमें वर्सेस और अदरिंग, लेकिन जब वो फैलती है विचार, जब वो आगे विस्तारित करती है अपने, तो उसका सबसे बड़ा काम होता है कि जो अपने प्रोसेसेस के अदरिंग को लगातार खत्म करते जाए। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं संघ के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संघ में मैं इतना जरूर देख रहा हूँ कि पिछले दिनों मुस्लिम के भी इश्यू पर एक बड़ा अंतर संघर्ष, एक अंतर मंथन, अंतर मंथन है, और उसका रिफ्लेक्शन आपको बीच बीच में दिखाई पड़ता है, शायद आगे और दिखाई पड़ता जी बलचंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल इस बातचीत में ये है, मतलब देखिए बात करने को तो बहुत सारी चीजें हैं है। हाँ किताब, हाँ पर मैं चाहता हूं कि दर्शक खुद भी अपने हाँ हिसाब हाँ, से बिल्कुल बिल्कुल, अपने तई पढ़ के सोचें। हाँ जैसे एक बड़ा दिलचस्प चीज है कि कैसे ट्रेड के प्रसार और कल्चरल असर्शन के जरिए वेस्टर्न यूपी में प्रचार प्रसार होता है संघ का। पर मैं पेंडेमिक के कंटेक्स्ट में जानना चाह रहा हूँ कि आपने कुछ डेटा भी दिया, कुछ थ्योरीज भी दी कि ये जो पूरा एक बड़ा चंक है जो माइग्रेट होता है, इनफैक्ट मैं भी एक किस्म का माइग्रेंट ही हूँ, है ना। मैं मूलतः बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ और काम के सिलसिले में नोएडा में रह रहा हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक माइग्रेशन है और ऐसी एक बड़ी आबादी है। पेंडेमिक ने इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस पर, सोशल प्रोसेस पर किस तरह का असर डाला है? क्योंकि जब मैं देख रहा था, एक आपने बायो पब्लिक टर्म इस्तेमाल किया, हाँ एक आपने अदर किस्म की अदरिंग की बात की जो पेंडेमिक के दौरान हुई कि माँ बेटे को साथ रखने को राजी नहीं, है ना, और कथित ऊंची जातियां भी, उनको भी उस सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ा क्योंकि जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है ना। इस पर कुछ अगर आप कहें तो। सौरभ जी, देखिए ये अध्ययन हमने किया था जब ये लीडर्स आ रहे थे वहां से, जी दिल्ली और बहुत सारी जगहों से लौट के आ रहे थे अपने, सेकंड फेज जब हुआ था, फर्स्ट फेज जब हुआ था इसका कोरोना का। और मेरा मानना है कि जो हमारा इसने, इस कोरोना ने, इस वायरस ने एक बायो पब्लिक निर्मित किया। ये जो बायो पब्लिक क्या है, ये बायो पब्लिक है कि हमारी हमारी बॉडी की सुरक्षा, बॉडी बॉडी मेयरली बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपने को बचाना है, और यही हमारी तो इस बायो पब्लिक ने 2-3 तरह का काम किया, और ये बायो पब्लिक विकसित हुआ इमरजेंसी, मैं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी टाइम, ये इमरजेंसी का, इसको कहते हैं आपद। आपातधर्म में क्या होता है कि जो नेचुरल सोशल सिस्टम्स हैं वो एक तरह से सबवर्ट हो जाते हैं। वो छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण सुनाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कि वो एक हम विश्वामित्र, वो कई तरह से वो कथा कही जाती है। विश्वामित्र
जाते हैं उनको बहुत प्यास लगती है, वो जाते हैं एक चीज डाल के किसी के घर में बाग में, और वहाँ पे उससे कहते हैं, वो कुछ खा रहा होता है, तो वो कहते हैं कि उनको बहुत भूख लग रही होती है, प्यास भी, अकाल का समय होता है, तो वो उनको ऑफर करता है और वो लेके खा लेते हैं। तो खाने के बाद वो कहता है कि आप पानी देता है, तो पानी पी लीजिए, तो कहते हैं नहीं, पानी तो मैं कहीं और पीऊँगा, खाना खा लिया तुमसे, ये हो गया। लेकिन वो कहते हैं, लोग कहते हैं, इसकी आलोचना करते हैं कि नहीं, नहीं, उन्होंने पानी चूँकि प्योरिटी का नोशन है, इसलिए उन्होंने कहीं और लेना चाहा, वहाँ नहीं लेना चाहा, और खाने की चीज़ ले ली चूँकि जीवन बचाना था। लेकिन मेरा कहना है कि एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, उस मोमेंट भी कि कास्ट सिस्टम की वो हायरार्की अगर इतनी भी टूट जाती तो भी एक, मुझे लगता है, कंट्रीब्यूशन माना जाना चाहिए उस समय का, जो समय आपकी कास्टनेस को तोड़ती। तो मेरा यही, जो इस अध्ययन में मैंने ये लिखा, इस इमरजेंसी ने कास्ट सिस्टम के को एक तरह से उथल पुथल कर दिया। हालांकि उस समय मीडिया में कहानियां ये भी चल रही थी कि उसी समय कास्ट, ऐसे लोग जो जो वो सेंटर्स हैं जहाँ पर कोरोना सेंटर्स है, वहाँ पर कास्ट को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है, किसी का बनाया हुआ खाना कोई नहीं खा रहा है। लेकिन उसी समय मैं ये देख रहा था, जो मैंने इस आलेख में जिक्र किया है इस किताब में, कि कैसे एक ब्राह्मण, एक ऐसे गांव में, एक गांव है बुंदेलखंड का, जिस गांव की कहानी है, उसमें 2 घर ब्राह्मण का और शेष यादव और कोयली का। पहले ब्राह्मण लोग यादव और कोयली से बचने की कोशिश करते थे, अनटचेबल नहीं है, लेकिन वो सोचते थे कि दूर रहें तो ज्यादा, क्या जरूरत है। लेकिन इनके बच्चे चले गए नौकरी करने बॉम्बे, लौट के आए तो कोरोना का डर, और उस कोरोना के डर के कारण वो लोग इनके से नहीं छुआते थे, यानी वो यादव को कोयली बार बार बुलाते रहते थे लोग, लेकिन वो उनसे छुआते नहीं। पति पत्नी में किस तरह से हुआ वो भी मैंने आपको बताया है इस किताब में, कि माँ कैसे, एक परिवार में माँ को कैसे छोटे से कमरे में रख दिया गया, सबसे दूर, ताकि वो किसी से न छुआए। यानी बेटा खुद नहीं चाहता था माँ के साथ, और माँ खुद नहीं चाहती थी कि बेटा के साथ, ऐसे ऐसे केसेस। तो ये एक नई तरह से पूरे इस जो जो सोशल इक्वालिटी को इसने चेंज किया, और इसने कास्ट, और मैंने ये भी लिखा है कि कैसे लोग आ रहे थे, पानी, एक मेहतर जाति का लड़का था और एक सवर्ण जाति का लड़का था, दोनों साथ बॉम्बे से आ रहे थे, और सवर्ण जाति वाले को प्यास लगी, तो उसने जो मेहतर जाति का लड़का था उसके पास बोतल में पानी था, वो करीब 4 घूंट पानी रह गया था, और जूठा था, उसका पिया हुआ था। तो उसने ऐसे देखा कातर निगाहों से, उसने खुद कहानी बताई, कातर निगाहों से देखा, तो उसने पानी का बोतल मिलकर लड़के ने उसको दे दी और उसने पी ली। तो आप समझिए कितना बड़ा सबवर्जन है कास्टनेस का। मेरा कहना है, लोग कहते हैं कि लोग नहीं मानते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये टेम्परेरी, तो मैं कहता हूँ कि टेम्परेरी भी मान लो भाई, वो भी बड़ी बात है, ऐसे कहते हैं थोड़े समय के लिए भी अगर। लेकिन मेरा मानना है कि अगर दुख के दिनों में, जैसे होता है ना, अकाल के दिनों में सांप और आदमी एक साथ, सॉरी, बाढ़ के दिनों में पानी में बह रहा होता है, तो वो सांप और आदमी एक साथ पेड़ की डाल पर बैठ के बह रहा होता है, एक ही पेड़ की डाल पर बैठ, तो अगर ऐसे समय में भी ये लोग साथ आए हैं और इनका जो हायरार्की टूटी है, तो ये चूंकि मानव है, ये पशु नहीं है, तो ये जो जो टूटने का एक्सपीरियंस है हायरार्की का, और साथ जुड़ने का जो एक्सपीरियंस है, ये एक तरह का एक्सपीरियंशियल कैपिटल होगा, जो शायद बाद में सामाजिक परिवर्तन और कास्टनेस को रिड्यूस करे। तो मैं यहाँ पर कोरोना को एक ऐसे टाइम के रूप में देखता हूँ, जिसने ये इमरजेंसी ऐसी क्रिएट की जिसमें कास्टनेस सोसाइटी की प्रभावित की। जैसे लोहिया जी कहा करते थे, रोटी और बेटी का संबंध स्थापित हो जाए। एक वो ऋग्वेद की ऋचा का जिक्र होता है कि एक उसमें वैद्य है, लेकिन मेरी माँ चक्की चलाती है और मेरा बेटा वो ऐसा करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब अलग अलग प्रांतीयताओं, अलग अलग जातीयताओं, अलग अलग धार्मिकताओं वाले लोग एक ही परिवार का हिस्सा बनेंगे, तो वो जो जातिगत श्रेष्ठता है उसकी जगह संकरण और सामूहिकता ले लेगी, और वो ज्यादा बिल्कुल खूबसूरत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही इंक्लूसिवनेस होगी। वही और वो किसी पॉलिटिकल मोटिव से हो ना हो, लेकिन वो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। बात बिल्कुल करिए बिल्कुल। कि मान लीजिए कि मैं एक परिवार का बुजुर्ग हूं और मेरी एक बेटी ने नागालैंड के लड़के से शादी की, और मेरे एक बेटे ने तमिलनाडु के किसी परिवार के लड़की से शादी की।
और उनके परिवारों के लोगों में किसी ने आर्मेनिया में तो किसी ने मलेशिया में शादी, मतलब इतनी विविधताएं हो जाएं कि आप उसको सेलिब्रेट ही करें, क्योंकि घाट घाट के पानी पीने का विचार ही वही है कि आंखें लगातार खुलें। चलिए बद्रीनारायण जी, आपसे बात करना हमेशा रुचिकर होता है। किताब वाला में आज आपने चर्चा सुनी रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व पर, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। बद्रीनारायण जी ने इसे लिखा है, पेंगुइन पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। इसके हार्ड बाउंड एडिशन की कीमत 499 रुपए है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें मार्क करने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश की लंबी चुनावी यात्रा पे निकल रहा हूं, तो मेरे लिए भी इसको पढ़ना काफी काम का रहा। बद्रीनारायण जी, आपने किताब वाला के लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर डिस्कशन रखा और बातचीत, मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। अब दर्शकों, मैं आपसे मुखातिब हूं, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सहमत हो असहमत हो उसको संसदीय ढंग से दर्ज करवाइए ताकि संवाद का सिलसिला चलता रहे। और किस किताब पर चर्चा होनी चाहिए ये भी जरूर बताइए। आप में से कई लोग शिकायत करते हैं किताब वाला नहीं आता, किताब वाला लगभग लगातार आ रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके प्रचार प्रसार में अपने हिस्से का योगदान दें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।